Assalamu alaikum class, good morning. I hope you all are fine. Let's start our work now. Open your science books page number 4. पेज नंबर 3 पे हमने लास्ट टाइम किया था पार्ट्स ऑफ ब्रेन. आई होप पार्ट्स ऑफ ब्रेन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. ओके बेटा, अब आ जाएं पेज नंबर 4 पे. ऑन पेज नंबर 4 आज हमारा टॉपिक है नर्व्स. नर्व्स मीन्स रगें. नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स. नर्व्स काम करती हैं बिल्कुल फ़ोन की तारों की तरह. दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम. तमाम नर्व्स आपकी तमाम बॉडी पार्ट्स को, ईच बॉडी पार्ट को, एवरी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करती हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम से, उस सिस्टम से जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. और कौन सा सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है. नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड आर ऑफ 2 काइंड्स. नर्व सेल्स से मिलकर बनी होती हैं. जिस तरह आपको अगर याद हो तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना होता है. तो इसी तरह नर्व्स भी जो हैं वो नर्व सेल्स से मिलकर बनी होती हैं. और 2 तरह की नर्व्स होती हैं. एक होती हैं सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स अपने नाम से ही आपको समझ आ जाएगा. सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कि आपके सेंस ऑर्गन्स के साथ इस्तेमाल होती हैं. और दूसरी होती हैं मोटर नर्व्स. सेंसरी नर्व्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं. सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. सेंसरी नर्व्स सिग्नल कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से, लेके जाती हैं ब्रेन पे वापस. सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं बेटा? हमारे 5 सेंसेस हैं. आपको याद होगा क्लास 1, 2, 3, 4 में हम पढ़ते आए हैं. हमारी 5 सेंसेस होती हैं इंसानों की. नंबर 1 होती है हमारी आई साइट यानी कि आई. सेकंड होती है हमारे नोज़ यानी कि हमारी जो सांस लेने की और सूंघने की सेंस होती है वो. थर्ड होती है हमारी सुनने की हिस्स यानी कि हेयरिंग सेंस जो होती है वो. फोर्थ होती है हमारी टेस्ट करने की सेंस जो कि हमारी टंग से हम यूज़ करते हैं. और फिफ्थ होती है हमारी टच करने की या फील करने की सेंस जो कि हमारी स्किन हमें हेल्प करती है इसको इस हिस्स के लिए, इस सेंस के लिए. तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? सेंसरी नर्व्स कैरी करती है सिग्नल्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है, यानी कि सेंसरी नर्व्स हमारे पास जो होती हैं वो सेंस ऑर्गन से, जो कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, नोज़, ईयर, स्किन एंड टंग, इनसे सिग्नल्स लेके जाती हैं ब्रेन के पास वापस. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड के पास. पहले कहाँ पे जाएगा सिग्नल? ये आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा था. मैं आपको एक बार अगेन बता देती हूँ. हमारी सेंसेस जो हैं, एक हो गई हमारी स्किन आपकी पूरी बॉडी की स्किन में आती है. ठीक है, एक हो गई आपकी आई, एक हो गई आपकी ईयर, एक हो गया आपका टंग, एक हो गई आपकी नोज़ और एक हो गया आपका स्किन. ठीक है बेटा, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. ठीक है, इनसे लेके जाएंगे पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास. स्पाइनल कॉर्ड आपके पास कोई भी चीज़ लेके जाता है ब्रेन के पास. ठीक है, आपकी जितनी भी नर्व्स होती हैं, लेट मी शो यू. ये वेट अ सेकेंड. जी, ये वाइट बोर्ड है, इसमें मैं आपको बता देती हूँ. ये ह्यूमन है और ये उसकी बॉडी है. ठीक है, अच्छा, हमारे पास ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है यानी कि रीढ़ की हड्डी. ये तो टेढ़ी बन गई है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सीधी होती है. ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड के साथ हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, आप यूँ समझ लें कि स्पाइनल कॉर्ड एक स्टेम की तरह काम करता है. ठीक है, स्टेम होता है ना, दरख्त का तना होता है, उसके साथ सारी शाखें लगी होती हैं. बिल्कुल उसी तरह ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये उस स्टेम की तरह काम करता है जिसके साथ ये सारी शाखें लगी हुई हैं. ठीक है, यानी कि ये तो सारी नर्व्स की जितनी भी पूरी बॉडी में आपकी फैली हुई हैं वो सारी स्पाइनल कॉर्ड की ही एक्सटेंशंस हैं. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपका ज्वाइंट होता है. हमने ब्रेन का जब पढ़ रहे थे तो हमने उसमें भी पढ़ा था. स्पाइनल कॉर्ड आपका ज्वाइंट होता है आपके ब्रेन के साथ. ठीक है, ये जो आपका ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड आपका उसके साथ, ये इस तरह ब्रेन है आपका, तो ये ज्वाइंट होता है. ठीक है, जब भी आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी बॉडी पार्ट में कोई मैसेज पहुंचाना है आपके ब्रेन को, तो वो बॉडी पार्ट आपकी नर्व्स के ज़रिए, यानी कि नर्व्स के बारे में हमने पढ़ा है ना अभी कि वो टेलीफोन वायर्स की तरह काम करती हैं. वो बिल्कुल ऐसे काम करती हैं कि उन्होंने कोई भी सिग्नल पहुंचाना है कहीं से भी किसी भी जगह पर, तो वो वही लेकर जाएंगी, वो कैरी करती हैं सिग्नल्स को. तो फॉर एग्जांपल आपकी टंग ने कोई चीज़ पहुंचानी है, कोई मैसेज देना है ब्रेन को, तो टंग की जो नर्व्स होंगी वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हैं. ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज लेके जाएंगी, स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज को ब्रेन के पास लेके जाएगा. इसी तरह ईयर की जो नर्व्स हैं वो भी स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हैं. ठीक है,
उन्होंने अगर कोई मैसेज देना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज जाएगा, क्योंकि नर्व स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, और स्पाइनल कॉर्ड मैसेज लेके जाएगा ब्रेन के पास वापस। ठीक है, हमारे पास हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट ने अगर कोई मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना हो तो वो नर्व्स के थ्रू पहुंचाता है। नर्व्स अटैच्ड होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और स्पाइनल कॉर्ड अटैच्ड होता है ब्रेन के साथ। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड रास्ता है और ये सारी जो है उसकी शाखें हैं। ठीक है, शाख से जाएगा, किसी भी नर्व से जाएगा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से सीधे जाएगा ब्रेन में। इसी तरह अगर ब्रेन ने भी कोई मैसेज देना है तो वो स्पाइनल कॉर्ड को देगा और स्पाइनल कॉर्ड वो मैसेज लेके जाएगा उस पार्ट के पास वापस। ओके, अब आ जाए जरा बुक पे वापस। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, वो सिर्फ सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। दीज इन टर्न टेल द सेंस ऑर्गन्स व्हाट दे हैव सीन, हर्ड, स्मेल्ड, टेस्टेड और फेल्ट। सेंसरी नर्व्स सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड लेके जाते हैं मैसेज ब्रेन के पास। ब्रेन उन्हें बताता है कि आपने क्या चीज़ सेंस की है, क्या चीज़ हेयर की है, क्या चीज़ स्मेल की है, क्या चीज़ टेस्ट की है, क्या चीज़ फील की है। ठीक है, आपकी स्किन को नहीं पता कि वो किस चीज़ को हाथ लगा रहा है, वो गर्म चीज़ को हाथ लगा रहा है, वो ठंडी चीज़ को हाथ लगा रहा है। आपकी ज़ुबान को नहीं पता कि वो जो चीज़ खा रहा है वो कड़वी है कि मीठी है। ये सारी बातें आपके ब्रेन को पता होती हैं। ठीक है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका काम क्या होता है कि उनके अंदर नर्व्स होती हैं। वो नर्व्स जो हैं जब भी कोई चीज़ फील करती हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड वो चीज़ ब्रेन के पास लेके जाता है। मैसेज को ज़ुबान बताएगी कि मैंने ये चीज़ फील की है, तो फिर जब ब्रेन के पास मैसेज पहुंचेगा कि ज़ुबान ने मुझे ये बात बताई है, तो ब्रेन वापस पैगाम भेजेगा ज़ुबान को कि भाई ये चीज़ कड़वी है। ठीक है, ये सारा काम इतनी क्विकली होता है कि आपको कभी समझ ही नहीं आती। आप खुद तो नहीं सोचते ना कि अब आप ऑर्डर करेंगे कि अच्छा ब्रेन जो है मेरा ये काम करेगा, ब्रेन मेरा अब ये काम करेगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये सारे काम इनवॉलंटरी एक्शंस में होते हैं, ये इतनी क्विकली हो जाते हैं कि आपको नहीं पता होता, बट ये अंदर हमारा इतना क्विक प्रोसेस चल रहा होता है। ओके, नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। नर्व्स जो हेड की और नेक की जो नर्व्स होती हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, उनके लिए अगर वहाँ पे कोई मैसेज जाना है तो वो वाला जो मैसेज होगा वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नहीं जाएगा। वो वाली नर्व्स जो होती हैं वो डायरेक्टली जो है ब्रेन के साथ अटैच होंगी। कौन सी नर्व्स, हेड की नर्व्स और नेक की नर्व्स, यानी कि सर और गर्दन की जो रगें होती हैं वो डायरेक्टली दिमाग के साथ अटैच होती हैं। उनको पैगाम पहुँचाने के लिए स्पाइनल कॉर्ड के पास नहीं जाना पड़ता। ठीक है, The nerves from other parts of body are connected to each side of the spinal cord. जो बाकी पूरे बॉडी की जो नर्व्स हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच होती हैं। The spinal cord is connected to the brain और स्पाइनल कॉर्ड हमारा ब्रेन के साथ अटैच होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, जो सेंस ऑर्गन से मैसेज लेकर जाती हैं और वही सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मैसेज उनके पास भी आता है। ठीक है, और सेंसरी नर्व्स के थ्रू मैसेज उन सेंस ऑर्गन्स के पास भी आता है। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स क्या करती हैं, वो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाती हैं मसल्स में और ग्लैंड्स में, यानी कि आपके पट्ठों में और आपके जितने भी हदूद होते हैं उनमें जो मैसेज लेके जाती हैं वो लेके जाती हैं मोटर नर्व्स। आपके सेंस ऑर्गन्स जो कि 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्होंने अगर कोई मैसेज भेजना है या उनके पास अगर कोई मैसेज आना है तो वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू आएगा। अगर आपके मसल्स के थ्रू पास या ग्लैंड्स के पास कोई मैसेज जाना है या उन्होंने कोई मैसेज भेजना है तो वो मोटर नर्व्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, दीज सिग्नल्स मेक मसल्स मूव। इन सिग्नल्स, ये जो मोटर नर्व्स जो सिग्नल्स भेजती हैं और ब्रेन उनको वापस सिग्नल भेजता है, इन सिग्नल्स की वजह से हम अपनी बॉडी मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अपना हाथ जो बार बार हिला रही हूँ, आपको समझा रही हूँ तो मेरा हाथ भी मैं अपना बार बार हिला रही हूँ, तो ये काम कौन कर रहा है, ये मोटर नर्व्स कर रही हैं। मोटर नर्व्स भेजती हैं ब्रेन को सिग्नल, ब्रेन सिग्नल भेजता है वापस कि अपना हाथ हिलाओ। ठीक है, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। आपका ब्रेन, आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी एंड नर्व्स और आपकी रगें फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। ये एक बहुत ही अच्छा मवासलाती निज़ाम बनाती हैं। मवासलाती मतलब कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है वो बनाती हैं। देखिए ना बेटा कि आप आजकल देखते होंगे आपके पास फ़ोन है, किसी और बच्चे के पास भी फ़ोन है, लेकिन आपने भी अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चे के पास मैसेज भेजना हो, तब भी अगर आपने व्हाट्सएप पे भी भेजना हो तो इतनी जल्दी नहीं भेज सकते जितना जल्दी आपका दिमाग और आपके बाकी बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया हुआ है ये बहुत बेहतर है। इंसान तो इतना बेहतर नहीं बना सका।
ठीक है, हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन हम अभी तक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं बना सके। लेकिन हमारी बॉडी का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, दिस नेटवर्क इज नोन एज नर्वस सिस्टम। ये जो नेटवर्क हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि हमारी जो भी मैसेजेस हैं वो लेके जाता है और वापस लेकर आता है, इसको हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट्स, और ये कंट्रोल करता है ऑल एक्शंस को और ऑल मूवमेंट्स को। ठीक है, नीचे आ जाए कॉन्सेप्ट चेक में। यूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। आपने करेक्ट वर्ड यूज करना है टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेज। द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स आर कॉल्ड डैश। वो नर्व्स जो सिग्नल ट्रांसमिट करती हैं ब्रेन से मसल की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ, वो कौन सी होती हैं? दो ही नर्व्स होती हैं बेटा, एक सेंसरी और एक मोटर। सेंसरी तो जो है वो सेंस ऑर्गन्स वाली होती है, तो दूसरी वाली मोटर होती है, तो ये होंगे मोटर नर्व्स। ठीक है, सेकंड है हमारे पास द नर्व्स दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन्स आर कॉल्ड डैश। और वो नर्व्स जो ट्रांसमिट करती हैं सिग्नल्स सेंस ऑर्गन से जो है वो ब्रेन की तरफ, उनको हम क्या कहते हैं? तो सेंस ऑर्गन्स वाली नर्व्स को हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। ठीक हो गया बेटा। अब आ जाए नेक्स्ट पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, रिफ्लेक्स का वैसे तो मतलब होता है इस्तरारी। ठीक है, इस्तरारी मतलब फ़ौरन, इस्तरारी का वैसे तो होता है कि थोड़ा सा बेचैनी की हालत या इस तरह, लेकिन इसमें हमारा वो मतलब नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हमारे सोचे बगैर परफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी गर्म जो है चीज़ को हाथ लगा लिया, घर में देगची कोई गर्म थी, उसको हाथ लगा लिया, हाथ फ़ौरन से पीछे हो जाता है। कैसे हो जाता है? आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, जैसे ही वो आपको तकलीफ़ देती है या आपको कुछ उससे फील होता है, वो फ़ौरन से पीछे कैसे हो जाती है? हमारा हाथ आगे उसके साथ ही क्यों नहीं चिपका रह जाता, वापस से क्यों पीछे मुड़ जाता है? इसको कहते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि ये वो एक्शंस होते हैं जो हमारी किसी भी कॉन्शियस थाट के बगैर हो जाते हैं। कॉन्शियस थॉट का क्या मीनिंग होता है? कॉन्शियस थॉट मीन कि आपने उसके बारे में सोचा नहीं है, वो खुद ब खुद हो गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आपका पाँव अगर किसी कांच के ऊपर या किसी कांटे के ऊपर लग जाता है, हल्का सा भी लग जाता है, आपका पाँव फ़ौरन से पीछे हो जाता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। वो जो फ़ौरन से पीछे हो जाना होता है ना, कि फ़ौरन से पीछे हो गया है, उसको कहेंगे हम रिफ्लेक्स एक्शन। आपने कभी सोचा है कि आपको अगर कभी कोई चोट लगती है, फॉर एग्जांपल कांटा ही चुभ जाता है किसी मतलब आप बाग में गए हैं या इस तरह कहीं कांटा ही चुभ गया है, तो आपका पाँव उसके ऊपर ही क्यों नहीं रह गया, पीछे को क्यों हो गया? पीछे को इसलिए हो गया क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन था। आपकी ब्रेन ने फ़ौरन से आपके सोचे बगैर आपके बॉडी को ऑर्डर किया, आपके पैर को ऑर्डर किया कि अपना पाँव फ़ौरन से पीछे हटाओ। ठीक है, ज़रा रीडिंग कर लेते हैं, रीडिंग से आपको बेहतर समझ आएगी। व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन, अगर आप किसी पिन पर जो है वो पिन पे यानी कि किसी नीडल पर पैर रख देते हैं, योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, आपका पैर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद पीछे की तरफ हो जाता है। सच एक्शंस वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। वो एक्शंस जहाँ पे आप रुक के सोचते नहीं हैं कि मैंने क्या करना है, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। These are controlled by the spinal cord. इनको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ सारी नर्व्स होती हैं ना, नर्व्स ने ज़रा सा भी बताया ना कि मुझे तकलीफ हुई है, स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन से उन्हें ऑर्डर किया कि फ़ौरन से पैर पीछे करो। ठीक है, इसी तरह अगर आप गर्म चाय पी लेते हैं या कोई गर्म चीज़ जो है खा लेते हैं इस तरह, तो फ़ौरन से आपको जो है वो ज़ुबान जलती है और आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये तो बहुत गर्म था। इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, द नर्व्स एंडिंग्स इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आपका पैर किसी पेन के ऊपर आ गया, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आपने अपना पाँव किसी पिन के ऊपर रखा तो आपके पाँव ऑटोमेटिकली पीछे हो गया, हालांकि आपने इस बारे में सोचा नहीं था कि मैंने पीछे करना है या नहीं करना। ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। क्यों? और इसमें काम कैसे हो रहा होता है? द नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ योर फीट, इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन। आपके पैर में जो आपकी नर्व्स हैं वो पेन फील करती हैं। द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड, मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है। इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल ऑफ द फुट थ्रू द मोटर नर्व्स टू मूव अवे। ये इंस्ट्रक्ट करती हैं मसल्स ऑफ फुट को। अब देखें, जब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं तो वो ब्रेन के पास नहीं जा रहा। ठीक है, मैं पहले आपको कह रही थी ना कि ब्रेन आपको बोलता है, नहीं, ब्रेन नहीं बोलता, आपका स्पाइनल कॉर्ड इनको जो है वो डील कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड ने ही जवाब दे दिया कि अपना पाँव पीछे कर लो। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अपना पैगाम जिन नर्व्स से पहुंचाएगा वो मोटर नर्व्स होंगी। ठीक है, जब आपका पाँव पेन फील करता है
तो सेंसरी नर्व्स जाके बताती हैं, क्योंकि स्किन ने पेन फील की ना, स्किन जली, स्किन ने बताया कि भाई मुझे तकलीफ़ हुई है। तो स्किन से जो आपका स्किन है आपका सेंसरी ऑर्गन, राइट, सेंस ऑर्गन है। सेंसरी नर्व्स लेके जाएंगी मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास, लेकिन जब मैसेज वापस आएगा तो वो मोटर नर्व्स से वापस आएगा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि शायद आपको समझ ना आई हो। रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि आपकी कॉन्शियस थॉट के बगैर हो जाते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऊपर राइट भी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी पेन पर स्टेप किया, आपका पैर खुद ब खुद पीछे हो गया, आपने रुक के सोचा नहीं इस बारे में, या आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो आपका हाथ खुद ब खुद फ़ौरन से पीछे हो गया, आपने रुक के उसके बारे में सोचा नहीं। ऐसे एक्शंस को आप कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, जो विदाउट अ थॉट, विदाउट अ सेकंड खुद ही हो जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? आपके हाथ, आपका पाँव क्यों पीछे की तरफ हो जाता है? क्योंकि जो नर्व एंडिंग्स होती हैं आपकी स्किन के अंदर, मैं फुट की बात नहीं कर रही क्योंकि सिर्फ पैर की एग्जांपल मैंने नहीं दी, आपकी स्किन में जो भी नर्व एंडिंग्स होती हैं वो पेन फील करती हैं। स्किन आपका सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन को कोई भी मैसेज देना होगा तो वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू देगी। ठीक है, तो इसलिए स्किन को जब भी पेन फील हुई तो उसने सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा, क्योंकि मैसेज तो सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाता है ना नर्व से। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि वो ब्रेन के पास लेके जाती है या नहीं लेके जाती। स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज ब्रेन के पास नहीं लेके जाएगा, बल्कि फ़ौरन से उन मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज वापस भेजेगा कि अपना पैर या अपना हाथ पीछे कर लो। ठीक है, ऑल दिस इज़ डन इन लेस देन अ सेकेंड। ये जो सारा प्रोसेस होता है इसमें 1 सेकेंड भी नहीं लगता, यानी कि ये इतना फास्ट प्रोसेस होता है। ओके, नीचे आ जाएं कॉन्सेप्ट चेक में। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। आपने ब्लैंक्स फिल करनी है सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए। मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये आपके ब्रेन वाला जो टॉपिक है उसमें से है, आपने ये खुद करना है। ठीक है, ब्रेन वाले टॉपिक को खोलें, वहाँ पे देखें, आपने बताना है सेरिब्रम कंट्रोल्स डैश डैश एंड डैश। सेरिब्रम कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है, और मेडुला कौन कौन सी चीज़ें कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पे आ जाएं आप सेंस ऑर्गन्स पे। सेंस ऑर्गन में आपके पास सेंस ऑर्गन्स अभी हमने पीछे पढ़ा, मैंने आपको बताया कि सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई, नोज, टंग, स्किन एंड ईयर। ठीक है, सबसे पहला है हमारे पास, देख लीजिए, द सेंस ऑर्गन कनेक्ट यू टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो आपको कनेक्ट करते हैं बाहर की दुनिया के साथ। नंबर 1 है हमारे पास आई। मैं इसको सबसे लास्ट में बताती हूँ, पहले हम बाकी सारा चैप्टर पढ़ लेते हैं। सेकंड पे है हमारे पास द नोज। स्मेल्स आर केमिकल्स इन द एयर। हमें जो खुशबू या बदबू आती है, कोई भी किसी भी चीज़ की बू आती है, स्मेल आती है, वो किस वजह से आती है? क्योंकि हमारी एयर के अंदर केमिकल्स होते हैं। उन केमिकल्स की वजह से हमें कोई सर्टेन स्मेल आती है। वो अच्छी भी हो सकती है, वो प्लेजेंट भी हो सकती है, या वो बुरी भी हो सकती है, वो ऑर्डर भी हो सकती है। ठीक है, दीज डिजॉल्व ऑन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल्स। जब भी वो केमिकल्स जिनकी वजह से स्मेल बनती है ना, जब भी वो केमिकल्स आपके नोस्ट्रिल्स के, यानी कि आपके नाक के नथने जो हैं उन पे, उनकी अंदर एक लाइनिंग होती है। ठीक है, वो गीली होती है। जब भी वो उनके साथ चिपकते हैं, आपके नाक के अंदर गीली लाइनिंग है। ठीक है, आप यूँ समझ लें कि एक गीली सरफेस है। ठीक है, उसके साथ जब वो केमिकल्स चिपकेंगे तो वो डिज़ोल्व कर जाएंगे, वो उनमें घुल जाएंगे। जैसे कि चीनी आप पानी में घोलें तो घुल जाएगी ना, नमक को आप पानी में घोलें तो घुल जाएगा ना। इसी तरह वो केमिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने बारीक होते हैं, इतने ना नज़र आने वाले होते हैं कि वो उस गीली सतह पे जैसे ही लगते हैं तो वो घुल जाते हैं। ठीक है, द नर्व्स कैरी अ मैसेज टू द ब्रेन एंड यू कैन डिटेक्ट द स्मेल। जब वो घुल जाते हैं तो उस जो नोस्ट्रिल है आपका, जो आपकी नाक के नथने हैं जिनके अंदर आपकी वो गीली सतह है जिसके ऊपर केमिकल्स लगे और वो घुल गए, वहाँ पे आपकी नर्व्स लगी हुई हैं। ठीक है, उन नर्व्स ने मैसेज कैरी किया, ठीक है, और ब्रेन को पहुंचाया, और ब्रेन ने बताया कि भाई ये अच्छी स्मेल है, ये बुरी स्मेल है, ये कैसी स्मेल है। मैं रिपीट कर रही हूँ, आपके नोज़ के जो नोस्ट्रिल्स होते हैं, नथने होते हैं, जो आपके जो सब, अगर आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ, ठहरें, ये जो होते हैं आपके नोस्ट्रिल्स होते हैं। ठीक है, आपके नोस्ट्रिल्स के अंदर एक गीली सरफेस होती है, मॉइस्ट लाइनिंग होती है। ठीक है, आपकी जितनी भी स्मेल्स होती हैं वो आपके एयर के अंदर, आपकी हवा के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उनकी वजह से होती हैं। ठीक है,
वो केमिकल्स आप जैसे जब सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो वो आपकी उस गीली सतह के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं और घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। जब डिज़ोल्व हो जाते हैं तो वहाँ पे जो आपकी नर्व्स लगी हुई हैं नोस्ट्रल्स के अंदर, उस मॉइस्ट लाइनिंग के नीचे, वो नर्व्स मैसेज कैरी करती हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन वापस जो है मैसेज बता देता है कि ये किस तरह की स्मेल है। वो बताता है, वो आपकी स्मेल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये किस चीज़ के बारे में मुझे मैसेज आया है, वो अपने अंदर चेक करता है कि ये मैसेज जो है वो किस तरह का है, ये अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है, और वो फिर वापस आके नोज़ को बताता है कि ये मतलब कौन सी स्मेल है, वो स्मेल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यू ऑल्सो यूज़ योर नोज टू ब्रीथ। आप स्मेल को डिटेक्ट करने के अलावा अपना नाक सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ईयर। द आउटर ईयर डायरेक्ट्स साउंड टू अ थिन मेम्ब्रेन। आपके कान का जो बाहर का हिस्सा होता है, जो आउटर ईयर होता है, जो कि हमें नज़र भी आता है, जो हमारी बॉडी में बाहर की तरफ लगा हुआ है ना, उसको हम कहते हैं आउटर ईयर। वो साउंड को डायरेक्ट करता है अंदर की तरफ। अंदर एक थिन मेम्ब्रेन होता है उसकी तरफ, उस थिन मेम्ब्रेन को कहते हैं हम ईयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा, ठीक है। साउंड वाइब्रेशंस पास ऑन टू द इनर ईयर वेयर द नर्व्स कैरी द मैसेज टू द ब्रेन। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपके आउटर ईयर से, ये आपका जो अंदर है ना, जहाँ पे आपको भी पता चलता होगा कि ये आउटर ईयर है आपका, और अंदर जो है आपका थिन मेम्ब्रेन, जो एक बारीक सा रास्ता है, ठीक है। उस बारीक से रास्ते के अंदर आप जाएंगे तो एक थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक बहुत बारीक सा मेम्ब्रेन है, उसको हम कहते हैं ईयर ड्रम, यानी कि कान का पर्दा। आपके आउटर ईयर से आपके कान के अंदर आवाज़ें जाती हैं, इस पतले से रास्ते से होते होते एक थिन मेम्ब्रेन है हमारा ईयर ड्रम, हमारे कान के पर्दे पे जाके पहुंचती हैं। कान के पर्दे पर हमारी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो वाइब्रेशंस जाती हैं हमारे ब्रेन के पास। वो जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, उन वाइब्रेशंस को नर्व्स कैरी करती हैं, ब्रेन के पास लेके जाती हैं। ब्रेन डिटेक्ट करता है साउंड को, और वो हमें बताता है, वो हमारे ईयर को बताता है कि ये किस तरह की साउंड है, ये किसकी आवाज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये कहूँ कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका कान ये सारी जो भी बातें हैं ये अंदर लेके जा रहा है, और आपके कान के पर्दे के ऊपर बातें जो है वो पहुँच रही हैं, ठीक है, या आवाज़ जितनी भी है वो आपके कान के पर्दे पे जाके पहुँच रही है। कान के पर्दे पर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, ठीक है, थरथराहट सी पैदा होती है, ठीक है। वो थरथराहट आपकी नर्व्स कैरी करती हैं, वो वाइब्रेशंस, वो मैसेज कैरी करती हैं नर्व्स, और उसको लेके जाती हैं ब्रेन के पास, ठीक है। ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, और फिर वो आपको आके बताता है, वो आपके कान को बता रहा है वापस आके कि ये मैम नवाल की आवाज़ है, ठीक है, ये मैम नवाल आपसे ये बात कर रही हैं, ओके। नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास द टंग। इंशाल्लाह हम ईयर वाले को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। द टंग, यानी कि अब आ गई आपकी ज़ुबान की बारी। द टेस्ट बर्ड्स ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड्स। आपकी ज़ुबान के ऊपर आपके टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं बेटा? जो आपके टेस्ट को पहचानते हैं। आपकी ज़ुबान के ऊपर अल्लाह ताला ने डिवीजन्स पैदा की हुई हैं। आपकी ज़ुबान का कुछ हिस्सा है जो कि खट्टी चीज़ों को पहचानता है, कुछ हिस्सा है जो कि मीठी चीज़ों को पहचानता है, कुछ हिस्सा है जो कड़वी चीज़ों को पहचानता है, कुछ हिस्सा है जो नमकीन चीज़ों को पहचानता है। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नमकीन चीज़ खाई, ठीक है, आपकी नमकीन चीज़ अगर खाने से जो आपकी ज़ुबान पर वो नमकीन चीज़ खाने वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि उस सॉल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे और बाकी सारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। सिर्फ सॉल्टी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, जो सिर्फ वो टेस्ट बर्ड्स जो कि सिर्फ सॉल्टी जो आपका टेस्ट होता है उसको चेक करते हैं, उसको पहचानते हैं, सिर्फ वही एक्टिवेट होंगे और वही मैसेज लेके जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारे टेस्ट बर्ड्स एक्टिव नहीं होंगे, ठीक। टेस्ट बर्ड्स होते हैं आपकी ज़ुबान के ऊपर और वो आपके खाने के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनसे सेंसिटिव होते हैं, यानी उनको पहचानते हैं, उनको जो है सही तरह से उनकी पहचान रखते हैं। दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। आपने कोई भी चीज़ खाई, आपने फॉर एग्जांपल अभी सॉल्टी लेज़ खाए, ठीक है, सॉल्ट वाला जो है लेज़ जब का जो पैकेट है आपने वो खाया, अब वो तो सॉल्टी है, ठीक है। जब आपने वो खाया तो आपका जो टंग का जो बाकी सारे टेस्ट बर्ड्स थे, फॉर एग्जांपल जो वो टेस्ट बर्ड्स जो कि आपकी
स्वीट जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, वो टेस्ट बड्स जो कि आपके बिटर टेस्ट को चेक करते हैं, वो टेस्ट बड्स जो कि आपके खट्टे जो टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं। उनमें से कोई भी एक्टिवेट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्टी टेस्ट बड्स एक्टिवेट होंगे, वो मैसेज भेजेंगे ब्रेन को, ठीक है। और फिर ब्रेन डिटेक्ट करता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, ब्रेन डिटेक्ट करता है कि ये कैसा टेस्ट है, हाँ ये वाकई में सॉल्टी है कि नहीं है, ये सारी बातें ब्रेन बताता है, ठीक है। द टंग डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट, आपकी ज़ुबान मुख्तलिफ तरह के टेस्ट डिटेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट यानी कि मीठा, सोर यानी कि खट्टा, सॉल्टी यानी कि नमकीन, बिटर यानी कि कड़वा, एंड उमामी, उमामी कहते हैं बेटा ये गोश्त का जो टेस्ट होता है ना, वो मीठी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए बेटा, तो नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 7। हमारे पास 5th सेंस ऑर्गन होता है हमारा स्किन, यानी कि आपकी जिल्द। ये आपका सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी पे फैला हुआ है। द स्किन इनेबल्स यू टू फील हीट, कोल्ड, पेन, प्रेशर एंड टच। आपकी स्किन आपको इनेबल करती है, आपकी स्किन आपको इनेबल करती है कि आप हीट यानी कि गर्माइश फील कर सकें, कोल्ड यानी कि ठंड फील कर सकें, पेन यानी कि दर्द फील कर सकें, प्रेशर यानी कि दबाव फील कर सकें, एंड टच यानी कि किसी भी चीज़ का हाथ लगना या किसी भी चीज़ का टच जो है वो आप फील कर सकें। द स्किन हैज़ थाउजेंड्स ऑफ रिसेप्टर सेल्स, आपकी जिल्द पर बहुत सारे रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, रिसेप्टर सेल्स सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन को, ठीक है, अबाउट थिंग्स वी टच। रिसेप्टर सेल्स आपकी ब्रेन को इंफॉर्मेशन भेजते हैं उन चीज़ों के बारे में जो आप टच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी उंगली लगाई, आपने अपना हाथ लगाया अपने पेज के ऊपर, बुक के पेज पर, तो आपकी स्किन है ना, हाथ पे भी तो स्किन ही है ना, उस स्किन के साथ आपके रिसेप्टर सेल्स हैं, वो इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं ब्रेन को कि मैं इस चीज़ को हाथ लगा रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे देखें, फॉर ईच टाइप ऑफ सेंसेशन वी हैव डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स। हर तरह की सेंसेशन के लिए, हर तरह की चीज़ को सेंस करने के लिए हमारे डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने गर्म चीज़ को हाथ लगाया है तो आपकी स्किन पे डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स हैं जो कि आपकी गर्माइश को फील करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने ठंडी चीज़ को हाथ लगाया है तो डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स हैं जो आपकी ठंडी चीज़ को फील करेंगे। इसी तरह आपने अब बुक के पेज को हाथ लगाया है तो ना तो ये ठंडा है, ना गर्म है, ना कुछ है, तो ये सिर्फ एक सिंपल टच है, ठीक है। तो टच, जो सिंपल टच के लिए जो आपका रिसेप्टर सेल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। नीचे हमारे पास पिक्चर है, पहले पिक्चर देख लें। सबसे ऊपर आप देखें, आपके हाथ पे बाल होंगे, ठीक है, हाथ पे पैर पे बाल होंगे, यानी कि स्किन के ऊपर सबसे ऊपर हमारे पास हेयर होते हैं, ठीक है। हेयर किस लेयर के ऊपर है हमारे पास, हमें जो अपने सामने जो हमारी स्किन नज़र आ रही है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, यानी कि ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की जो कि हमें नज़र आ रही है। उस एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं डर्मिस, ठीक है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। उस डर्मिस के नीचे एक लेयर है जिसको हम कहते हैं फैट की लेयर, यानी कि चर्बी की एक तह होती है, ठीक है। अगेन बता देती हूँ, सबसे नीचे होती है चर्बी की तह, उसके ऊपर होता है डर्मिस जो कि हमें नज़र नहीं आता, वो लेयर होती है जो कि एपिडर्मिस से नीचे होती है। उसके ऊपर होती है एपिडर्मिस। एपी तो जब भी आप कहीं सुने तो आप समझ जाएं कि ये आउटर मोस्ट है, ठीक है। एपिडर्मिस यानी कि आउटर मोस्ट स्किन की लेयर, और उससे ऊपर हमारे स्किन के ऊपर बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है। अब ज़रा देख लें, डू यू नो में, डू यू नो एवरी मिनट ऑफ द डे योर स्किन लूजेज अबाउट 40,000 डेड सेल्स। क्या आपको पता है कि आपके एक दिन में हर मिनट आपकी स्किन 40,000 डेड सेल उतारती है, अपनी बॉडी से उतारती है। बेटा इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी बेड शीट्स, यानी कि वो बिस्तर जहाँ पे आप सोते हैं, हो सकता है आप बेड पे सोते हो सकता है आप नीचे कोई बिस्तर डालते हो, किसी मैट्रेस वगैरह पे सोते हो, आपको अपना बिस्तर यानी कि अपनी जो बेड शीट है उसको हफ्ते में यानी कि वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन हर मिनट 40,000 डेड स्किन सेल्स उतार रही है और नए स्किन सेल्स बना रही है। तो आप ये सोचें कि रात को अगर आप 8 घंटे सोते हैं और हर मिनट में अगर 40,000 डेड स्किन सेल्स जो हैं आपके उतर रहे हैं, तो आपके बेडशीट के ऊपर कितना गंद जमा हो रहा है ना।
तो आपने इसीलिए कहा जाता है आपको कि आपने अपनी सफाई का ख्याल इस तरह भी रखना होता है कि आप अपनी बेडशीट को वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स चेंज करें. ओके, These just fall off and are replaced by new cells. ये बस गिर जाते हैं और इनकी जगह नए सेल आ जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि हमारी स्किन रोज़ाना के हिसाब से, हर मिनट के हिसाब से 40,000 न्यू सेल्स बना रही है और 40,000 पुराने सेल, डेड सेल फेंक रही है, मुर्दा सेल फेंक रही है. ठीक है. इन अ ईयर यू विल लूज अबाउट 4 kg ऑफ सेल्स. यानी कि एक साल में तकरीबन आप 4 किलो सेल अपने उतारते हैं और 4 किलो सेल अपने ऊपर चढ़ाते हैं. ठीक है. नीचे आ जाए लियोनार्डो दा विंची. लियोनार्डो दा विंची पैदा हुए थे 1452 में, फोर्थ हुए थे 1519 में. ही वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज इन इटली. वो इटली के एक छोटे से गांव में पैदा हुए. ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स ऑफ ऑल टाइम. वो आज तक के इंसानों के अंदर जो पेंटर्स गुजरे हैं, यानी कि वो लोग जो पेंटिंग बनाते हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा नाम थे. ठीक है. यानी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स, यानी कि अगर हम ये कहें कि दुनिया में अभी तक 10 बड़े पेंटर गुजरे हैं तो उनमें से एक लियोनार्डो दा विंची हैं. ठीक है. एंड अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट टू. वो एक बहुत बड़े पेंटर भी थे, बहुत अजीम जो है पेंटिंग करने वाले थे, आर्टिस्ट थे, और इसके अलावा एक वो बहुत ब्रिलियंट यानी कि बहुत ज़हीन साइंसदान भी थे, साइंटिस्ट भी थे. He drew more than 200 detailed and accurate drawings of parts of body and the human internal organs. उन्होंने तकरीबन 200 डिटेल्ड और बिल्कुल एक्यूरेट ड्राइंग्स बनाई पार्ट्स ऑफ बॉडी की और इंसानों के अंदर जो ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी भी. बेटा उस टाइम पे तो आपको नहीं पता होता था, उस टाइम पे तो आपके पास कैमरास भी नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, बट स्टिल वो इतने अच्छे साइंसदान थे कि उन्होंने इतनी अच्छी एक्यूरेट पेंटिंग्स बनाई और तकरीबन 200 पेंटिंग्स बनाई जो कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स के बारे में भी थी और बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में भी थी. ठीक है. ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर एंड अ टैंक. इसके अलावा उन्होंने हेलीकॉप्टर और टैंक की भी बहुत डिटेल्ड ड्राइंग्स बनाई. ही इज़ बेस्ट नोन हाउ एवर फॉर हिज पेंटिंग ऑफ द मोनालिसा. लेकिन जिस चीज़ की वजह से उनको सबसे ज़्यादा मशहूरी हुई वो उनकी एक पेंटिंग थी जो उन्होंने एक औरत मोनालिसा के बारे में बनाई थी, विच हैंग्स इन द लोवरे म्यूजियम इन द पेरिस, जो कि पेरिस के एक म्यूजियम लूवरे म्यूजियम है उसके अंदर हैंग हुई है. ठीक है. अब आ जाए बेटा, आपके पास नीचे कॉन्सेप्ट चेक है. लूवरे नहीं कहेंगे इसे, आप लूवर कहेंगे. कॉन्सेप्ट चेक में आप देख लें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर यू एबल टू हेयर साउंड्स. तो आप आवाज़ें कैसे सुन सकते हैं, तो आप आवाज़ें कैसे सुन सकते हैं, यू आर एबल टू हेयर साउंड्स थ्रू ईयर. ठीक है, बाय यूजिंग योर ईयर. हाउ डज द टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स. आपकी ज़ुबान डिफरेंट टेस्ट कैसे डिटेक्ट करती है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है. द टेस्ट बड्स इन टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, दे सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन. और इस तरह से आपकी टंग जो है वो टेस्ट डिटेक्ट करती है. व्हाट हैपन्स टू द सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन. ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है. व्हाट हैपन्स टू द सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन. स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं उनके साथ क्या होता है, तो ये हमारे पास डू यू नो जो हमने अभी पढ़ा है उसमें लिखा हुआ है कि एवरी मिनट ऑफ द डे skin loses about 40,000 dead cells. These just fall off and are replaced by new cells. हर मिनट हमारे हर रोज़ दिन के हर मिनट में 40,000 स्किन सेल्स जो हैं वो लूज़ करती है हमारी स्किन और ये गिर जाते हैं और न्यू सेल्स जो हैं इनकी जगह पे आ जाते हैं. अब आ जाए आपका जो मैंने आपको सेंस ऑर्गन्स, फर्स्ट सेंस ऑर्गन छुड़वाया था वो था हमारा आई. आई के बारे में देख लेते हैं. आई को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे. द आइज़ आर सेट इन सॉकेट्स इन द स्कल. आइज़ हमारी सॉकेट्स के अंदर यानी कि हमारे जो गोल बॉल होती है उनके अंदर, खोपड़ी के अंदर 2 गोल बॉल्स होती हैं, वहाँ पे आइज़ पड़ी हुई होती हैं, सेट हुई भी होती हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल एंड आईलेट्स ऑफ द स्किन. हमारी आँखों को हमारी आईलेट्स प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी स्कल की यानी कि खोपड़ी की हड्डियाँ प्रोटेक्ट करती हैं. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज़ द आइरिस. आपकी आई का कलर्ड पार्ट आइरिस कहलाता है. द प्यूपिल इज़ अ होल इन विच प्यूपिल इज़ द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस. और आपके इस जो कलर्ड पार्ट के अंदर जो होल है जो ब्लैक कलर का होता है उसको आप कहते हैं प्यूपिल. ठीक है. विच अलाउज लाइट टू एंटर द आई, जो कि आपके
की आई को अलाउ करती है कि वो लाइट को एंटर करे, यानी कि हमारी आँख के अंदर जो रोशनी दाखिल होती है वो हमारे प्यूपिल के थ्रू होती है, ठीक है। ये एक होल की तरह होता है। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स आइरिस, प्यूपिल एंड इट्स इनर पार्ट। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। बेटा गौर से देखें, ये जो कलर्ड पार्ट है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, इसको हम कहते हैं आइरिस। इस आइरिस के अंदर एक ब्लैक कलर का होल होता है जो सबकी आंखों में होता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। अगर हम अपनी आंख को थोड़ा सा यूं करके देखें, थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारी आंख कुछ इस तरह की है, यानी कि यहाँ से बाहर को उभरी हुई है, ठीक है, बर्ज्ड है। फाइन। हमारी आंख को जो चीज़ ये प्रोटेक्ट कर रही है ये है कॉर्निया, ठीक है। ये हमारे ट्रांसपेरेंट फ्रंट है जो आंख के अंदर है और जो प्रोटेक्ट करता है हमारे आइरिस को, यानी कि हमारी इस आंख की झिल्ली के आगे एक झिल्ली सी लगी हुई है, ठीक है। ये ऐसे एक पतली सी लेयर होती है हमारे इसके आगे और इसके आगे भी, यानी प्यूपिल और आइरिस के आगे भी। अगर आप कभी गौर से अपनी आंख को शीशे में देखें तो आपको पता चलेगा कि वो शाइनी सा लगेगा, वो कोई लिक्विड सा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बारीक सी झिल्ली सी है, ठीक है। उस झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि शफाफ रंग का होता है, और ये कवर करता है फ्रंट पार्ट ऑफ आई को और आइरिस को, प्यूपिल को और उसके इनर पार्ट को, ठीक है। आइरिस, प्यूपिल और इनर पार्ट को कौन कवर करता है? कॉर्निया कवर करता है और प्रोटेक्ट करता है। द लेंस, इसके पीछे, हमारी आंख के पीछे, ये जो हमारा आइरिस है और हमारा प्यूपिल है, उसके पीछे एक लेंस होता है, ठीक है। लेंस क्या करता है? लेंस फोकस करता है पिक्चर को। यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, उसके ऊपर आप यूँ समझें कि यहाँ से आपकी लाइट एंटर हुई, ये आपका आइरिस है, ठीक है, और आइरिस के अंदर आपकी ये प्यूपिल है। प्यूपिल से लाइट एंटर हुई, लेंस पे गई, लेंस से गई सीधा किधर? यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन को हम कहते हैं रेटिना। वहाँ से पिक्चर, यहाँ से लाइट गई और यहाँ पे जाके उसने पिक्चर बनाई। फॉर एग्जांपल, आप अगर अपनी मम्मा को देखते हैं, मम्मा को आप कैसे देखते हैं कि आपकी आंख के अंदर लाइट गई, ठीक है, लाइट गई, लाइट ने लेंस के थ्रू पिक्चर बनाई, आपकी जो आंख के अंदर एक स्क्रीन है उसके ऊपर किसकी पिक्चर बनाई? आपकी मम्मा की पिक्चर बनाई, ठीक है। इस पिक्चर को लेके जाएंगी नर्व्स अपने ब्रेन के पास, ठीक है, और ब्रेन के पास जाके पता चलेगा कि ये कौन है। ये काम इतनी जल्दी हो जाता है कि पता नहीं चलता कि आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे। और आप जब भी अपनी मम्मा को देखते हैं या बाबा को देखते हैं तो आपको जहन में आता है कि भाई ये तो मेरी मम्मा है, ये तो मेरे बाबा है। लेकिन हर बार जब आप देखते हैं तो असल में ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है। हर बार आपके घर वालों की पिक्चर आपके स्क्रीन के ऊपर बन रही है। हर बार इस स्क्रीन के जो मैसेज है इसको नर्व्स आपके ब्रेन के पास लेके जा रही हैं और ब्रेन आपको बता रहा है कि आप किसको देख रहे हैं, ठीक है। द लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन अ स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। लेंस फोकस करता है पिक्चर स्क्रीन पे एक पिक्चर को, जिसको हम कहते हैं रेटिना को। इस स्क्रीन का नाम रेटिना होता है। द ऑप्टिक नर्व कैरीज द मैसेज टू द ब्रेन। ये जो पिक्चर बनती है इसका जो मैसेज होता है ये ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, वो लेकर जाती हैं ब्रेन के पास और ब्रेन हमारा डिटेक्ट करता है। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ वीडियो मैंने इंग्लिश में इसलिए नहीं रखी ताकि आपको उर्दू में थोड़ा सा डिटेल में समझ आ जाएगी। ये उर्दू नहीं है, थोड़ी सी हिंदी है, बट आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अभी हमारी अमेजिंग आंखें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन आओ आज देखते हैं कि हमारी आंखें कैसे दिखती हैं अंदर से, उसके पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर मैं इस चेहरे को छुपा दूं तो तुम्हें आंख कुछ ऐसी दिखने वाली है, एक बॉल की शेप में, और इसे हम बुलाते हैं आई बॉल। अब अगर इसे मैं साइड से दिखूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है आंख। हाँ, ये हो गया बॉल वाला पार्ट, ये हो गया कलर्ड वाला पार्ट, और इसके ऊपर आंख ये थोड़ी उभरी होती है बाहर के साइड में, थोड़ी कॉन्वेक्स शेप की होती है। अब मैंने इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया है ताकि हमें इसके अंदर की चीजें दिख सकें। अब हम बात करते हैं इस कलर्ड वाले पोर्शन के बारे में। तो इसे हम बुलाते हैं आइरिस। तो जब भी तुम किसी की आंख के कलर के बारे में बात कर रहे हो ना, तो असल में तुम उसके आइरिस के कलर के बारे में बात कर रहे हो। अब अलग अलग लोगों की आइरिस की कलर अलग अलग होती है। अब ऐसा क्यों होता है यार? तो देखो, जब भी हमारी आंखों पे लाइट पड़ रही होती है, व्हाइट लाइट, तो ये जो आइरिस है ना, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एक पर्टिकुलर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस आइरिस का पिगमेंट ये ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला है।
और इसलिए हमें ये आइरिस ये ग्रीन कलर की दिखती है। अब अलग अलग लोगों की आइरिस में जो पिगमेंट होता है ना, वो अलग अलग कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ देखो, मेरे दोस्त की आइरिस ये ब्राउन कलर की है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आइरिस का पिगमेंट ये ब्राउन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसलिए हमें ये ब्राउन कलर की दिख रही है। अब इस आइरिस के बीच में तुम्हें एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब सभी की आंखों में ये स्पॉट ये कॉमन होता है, तो इसे हम बुलाते हैं प्यूपिल। आओ उसे लिख लेते हैं। और ये एक छेद है, ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट एंटर कर सकती है हमारी आंखों के अंदर। देखो, जो भी लाइट रेस आइरिस पे पड़ रही थी ना, वो या तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या तो अब्सॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो लाइट रेस इस ब्लैक स्पॉट पे, इस छेद पे पड़ेंगी ना, वो अंदर चली जाएंगी, कुछ ऐसे। और फिर ये अंदर जाके हमारी आंखों के अंदर इमेज बनाने वाली है बाहर की चीजों की, और इसी की मदद से हम बाहर की चीजों को देख पाते हैं। अब देखो, आइरिस का एक और इंपॉर्टेंट काम है कि वो इस छेद की साइज को कंट्रोल करता है, इस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। देखो, जब बाहर दिन का टाइम हो रहा हो, दोपहर का टाइम मान लो, तो बहुत रोशनी होने वाली है, तो उस टाइम बहुत ही लाइट रेस तुम्हारी आंखों के ऊपर पड़ने वाले हैं। अब अगर बहुत सारी लाइट रेस तुम्हारी आंखों के अंदर एंटर कर गए, तो वो आंखों के सेल्स को बर्न कर सकते हैं, उन्हें डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए आइरिस दिन के टाइम ये प्यूपिल को छोटा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि कम लाइट रेस हमारे आंखों के अंदर जाएं और फिर भी हम अच्छे से देख पाएं बाहर की चीजों को। लेकिन शाम के समय जब बाहर की रोशनी बहुत ही कम हो, तब तो हमें ज्यादा रोशनी चाहिए होती है बाहर की चीजों को देखने के लिए। तो उस टाइम आइरिस इस छेद को, इस प्यूपिल को बड़ा कर देता है, कुछ ऐसे, ताकि अब ज्यादा लाइट रेस हमारी आंखों के अंदर जाएं और हम बाहर की चीजों को क्लियरली देख पाएं। तो यानी कि हमारी आइरिस ये खिड़की पे लगे हुए पर्दे की तरह काम करती है। जब बाहर दोपहर का समय हो, तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा क्लोज कर देते हो, ताकि बहुत ही कम लाइट रेस अंदर आ पाए, और जब शाम का समय हो, तो तुम पर्दे को ऑलमोस्ट पूरा खोल देते हो, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ पाए और तुम चीजों को देख पाओ। अब देखो, यही एक्सपेरिमेंट तुम खुद घर पे भी कर सकते हो। एक डार्क रूम में जाना और फिर शीशे के सामने खड़े होकर अपने प्यूपिल को देखना। देखो, इस समय तुम्हारी प्यूपिल ये बहुत ही बड़ी होगी, लेकिन जैसे ही तुम लाइट को ऑन करोगे ना, तो वैसे ही तुम्हारी प्यूपिल ये छोटी होती चली जाएगी। अब आप बात करते हैं आई के कुछ और पार्ट्स के बारे में। उसके लिए मैं इस आइरिस को यहाँ पे छुपा देता हूं। मैंने यहाँ पे आइरिस का क्रॉस सेक्शन बना दिया है। ये ग्रीन वाला पार्ट ये हो गया आइरिस, और ये बीच में जो होल है ये हो गया प्यूपिल। लाइट इसके थ्रू एंटर करेगी और फिर ये मिलने वाली है इस कॉन्वेक्स शेप के लेंस से। ये हो गया हमारी आंखों का लेंस, आई लेंस। देखो, इसका काम है कि इनकमिंग लाइट रेस को फोकस कर देता है इस पीछे वाली सरफेस पे, और फिर यहाँ पे एक क्लियर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये अच्छा बेटा, आप ये देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे जो लेंस है कि थोड़ा सा हाइट पे है, ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपकी पीछे जहाँ पे स्क्रीन बनेगी, ये जो पाथवे भी है, जहाँ पे रास्ता भी बना हुआ है, यहाँ पे बनेगी। तो ये तो आपको पता है, ये तो आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि आपकी लाइट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, वो जो है वो बेंड नहीं होती। तो लाइट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है ना। तो फिर ऐसा कैसे होगा कि लाइट तो बिल्कुल सीधी जाएगी, लेकिन स्क्रीन तो हमारी थोड़ी सी नीचे करके है। तो इस लेंस का एक काम ये भी होगा कि ये जो लेंस है हमारा, ये लाइट को बेंड करेगा, ठीक है। यानी कि आपकी जो रोशनी आ रही है उसको किस शेप पे लेकर जाना है, ये आपके लेंस का काम है, क्योंकि लाइट को तो नहीं पता कि उसने कहाँ पे जाना है। लाइट तो हमेशा स्ट्रेट मूव करती है, ठीक है, लेकिन लेंस क्या करता है, लेंस उसको उस जगह पे मूव करता है, यानी कि लाइट को अपनी जगह पर डिजायर्ड एंगल पे लेके जाता है और उसको वहाँ पे पास करता है। जरा देख लें, ये बल्ज्ड पोर्शन है, उभरा हुआ पोर्शन, इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। इसे हम बुलाते हैं कॉर्निया। लाइट रे जब हमारी आंखों में पड़ती हैं, तो सबसे पहले ये कॉर्निया से ही मिलती हैं, उसके बाद ही अंदर जाती हैं। अब देखो, कॉर्निया और लेंस के बीच का पोर्शन ये भरा हुआ होता है वाटर से। वैसे 99.9% वाटर होता है, 0.1% कुछ विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, और इस पोर्शन को हम बुलाते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस का मतलब हो गया वाटरी, क्योंकि ये मैक्सिमम वाटर का ही तो बना हुआ है। अब देखो, कॉर्निया और ये लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप की हैं, तो ये दोनों मिलके हमारी आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाती हैं। ये दोनों मिलके इनकमिंग रेस को कन्वर्ज करती हैं, ताकि कि एक शार्प इमेज हमें इस पीछे वाले सरफेस पे मिल जाए। अब देखो, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ये कॉर्निया पे ही होता है, क्योंकि जो लाइट रेस एंटर कर रही है ना, वो एयर से आ रही हैं, और फिर कॉर्निया के बाद में वाटर का सिस्टम। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और इसलिए लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग ये कॉर्निया के ऊपर ही होती है। यानी कि आपकी जो लाइट है, लाइट जब बेंड होगी, ज़्यादातर लाइट जो है वो बेंड हो जाएगी आपके कॉर्निया पर, और उसके बाद जो उसमें थोड़ा सा और भी बेंड होना होगा वो आपके लेंस के थ्रू बेंड हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद लाइट रेस प्यूपल के थ्रू लेंस पे हिट करती हैं। अब लेंस जो है ना, ये हल्का एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है इन लाइट रेस को, ताकि ये लाइट रेस कंप्लीटली फोकस हो जाए इस पीछे वाले सरफेस के ऊपर ही, और यहीं पे एक फोकस्ड इमेज हमें मिले। अब देखो इस पीछे वाले सरफेस को, इसे हम बुलाते हैं रेटिना। अब अगर इस रेटिना के ऊपर हमें एक फोकस इमेज मिले ना, तो हम उसे क्लियरली देख पाएंगे, उसे क्लियरली रीड कर पाएंगे। लेकिन अगर एक फोकस इमेज नहीं मिल रही है, तो हमें बाहर की चीजें धुंधली नजर आने वाली हैं। तो यानी कि रेटिना ये एक स्क्रीन की तरह काम करता है, एक पर्दे की तरह, जिसमें कि इमेज बन सके। अब देखो तुम ये सोच रहे होगे कि अगर इस पे इमेज बन जाए तो हम इसे कैसे देख पाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेटिना जो है ना, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से बना हुआ है। यानी कि उस पे अगर इन सेल्स पे अगर लाइट पड़े तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ये लाइट को फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है, रेटिना पे कुछ नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, जो कि इन सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं हमारे ब्रेन के पास, और हमारा ब्रेन ये कंस्ट्रक्ट कर लेता है कि ये इमेज कैसी होने वाली है। और अब आप ये देखें कि मैंने आपसे खुद बोला था कि वो मैसेजेस जो हैं वो आपकी नर्व्स यानी कि ऑप्टिक नर्व्स लेकर जाती हैं, यानी कि जो पिक्चर बनती है उसको लेकर जाती हैं। तो बेटा पिक्चर लेके जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उस तस्वीर को उठा के जो है वो लेके चली जाएंगी। नो, उन जो भी पिक्चर बनेगी रेटिना के ऊपर, वो पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होगी, उन सिग्नल्स को लेकर जाएंगी नर्व्स। ठीक है, फिर हमें बताता है कि बाहर की दुनिया कैसी दिख रही है। तो इन नर्व्स को हम बुलाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। और लिख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो रेटिना और लेंस के बीच का जो पोर्शन है, ये भरा हुआ होता है एक जेली लाइक मटेरियल से। इसे हम बुलाते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब हो गया ग्लासी। अब ये ग्लास की तरह कठोर तो नहीं, बल्कि ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट जरूर है, ताकि लाइट इसे पास कर सके। अब देखो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारी आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करे। अब अगर विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो आई बॉल ये स्फेरिकल तो नहीं रह पाती, ये तो पिचक जाती ना। तो यहाँ हमारे पास हो गया एक्वस ह्यूमर, जो कि वाटरी है, और ये कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर ये जेली लाइक है, और ये हमारे आई बॉल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम एक आखिरी चीज के बारे में बात करते हैं, इन फाइबर लाइक मटेरियल्स के बारे में जिन्होंने हमारे लेंस को पकड़ रखा है। इन्हें हम बुलाते हैं सीलरी मसल्स। अब देखो ये सीलरी मसल्स ये हमारे लेंस के शेप को बदल सकती हैं। तो हाँ, हमारा लेंस ये एक रिजिड मटेरियल का नहीं बना हुआ है, बल्कि ये एक जेली लाइक मटेरियल का बना हुआ है। और अगर तुम इसे पिचकाओगे ना, तो ये पिचक जाने वाला है, और इसकी जो कर्व्ड पोर्शन है ना, ये और ज्यादा कर्व्ड जाने वाली है। और अगर तुम इसे खींचोगे तो ये इलोंगेट हो जाने वाला है, और इसकी कर्वेचर ये पतली हो जाने वाली है। जी हमसे रेलिवेंट इतना ही था, इसलिए मैं आपको ये वीडियो मज़ीद नहीं सुना रही हूँ। आई होप कि आपको आई का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यू कैन ऑलवेज़ व्हाट्सएप, आप हमेशा मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कोई वॉइस नोट भेज सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। हमारा आज चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 2 की फुल एक्सरसाइज करेंगे, तो इसलिए हमारा काम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा होगा। आपने तैयार रहना है इसलिए, और काम ज़्यादा हो इससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आपने चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है, लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है। चैप्टर की रीडिंग जब आप अच्छे से कर लेते हैं बेटा, तो आपको एक्सरसाइज करते हुए इशू नहीं होता। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।